Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. In this video, students, we are going to learn the important terms and facts of Principle of Management Chapter 2 in BST. Students, Chapter 2 Principle of Management में 2 or 3 things very important है जो प्रिंसिपल्स, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट मीन्स टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड इंक्लूडेड विथ फैटिग स्टडी, मैथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड समथिंग एल्स. So students, watch and listen carefully my words so that you can understand each and every important points of this principle of management. Principle of management में 2 सेक्शंस होते हैं और 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आपके सिलेबस में एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज FW टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंस है. जो फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ओल्ड टेक्निक्स, मैन पावर, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शंस, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों पर बेस्ड प्रिंसिपल्स है. कौन सा? फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट वो फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेंटल स्टडी, दैट मीन्स साइंटिफिक स्टडी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल पर यानी मशीन पावर पर डिपेंडेबल है, बेस्ड है. सो वन बाय वन ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. इसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बोला गया है, जो सजेस्ट करता है कि किस तरह से मैनेजिंग वर्क को सब डिवाइड किया जाता है. पर्सन्स के बीच ऑर्गेनाइजेशंस में काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जो जिस काम में परफेक्ट है, जो जिस काम के लिए एलिजिबल है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, उसे उस वर्क को दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति उस काम में एफिशिएंट है, स्किल्ड है. सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जो काम उस व्यक्ति को दिया गया है, जिसके लिए वो एफिशिएंट है, स्किल्ड है या स्पेशलाइज्ड है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी ऑथराइजेशन को फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होकर के जॉब को फुलफिल करे. यानी उसकी ऑथराइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डिपेंड करती है. जो भी वर्क वो करेगा, अगर कुछ रॉन्ग होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जाती है. द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मैनेजर्स और वर्कर्स दैट मीन्स टॉप लेवल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो भी मैनेजिंग एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स वो 3 लेवल पे होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल. तो ये तीनों लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एक साथ एप्लीकेबल होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब वो डिसिप्लिन वे में इन सभी रूल्स को फॉलो करे. इधर दे बिलोंग टू टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लो लेवल. यानी मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में रिलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्विवेलेंटली कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार फॉलो करते हैं. जो भी मिस्टेक करता है वो पनिशेबल होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कमांड. सबको यूनिटी है, दैट मीन्स जो भी ऑर्डर मिला है उसको आपको एक साथ ही काम करना है. सभी के बीच में सामंजस्य और यूनिटी रहेगी, एकता रहेगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हाई होगा. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. और जो भी सुपीरियर लोग हैं उनके डायरेक्शन पे काम करना होता है, सो दैट कि आप फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें, उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सकें. वन प्लान वन हेड कहने का मतलब है जो भी हेड है, जो भी हेड ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, उनके डायरेक्शंस के अनुसार वर्क ऑर्डर को फुलफिल किया जाना चाहिए. द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट. साथ में जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, लोग जो वर्कर हैं, लेबर हैं, और जो टॉप लेवल के हैं, मिडिल लेवल के हैं या लो लेवल के हैं, ये सभी इंटरेस्ट से, अपने इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनका है. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा तो उनका भी ग्रोथ नहीं होगा. ठीक है.
सो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी एक मायने रखता है सबऑर्डिनेट तौर पर, यानी हर एक लेबर या वर्कर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन मिलता है। जब सभी लोग डायरेक्शन वाइज, यूनिटी वाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रोथ करता है तो उनको रिवॉर्ड के रूप में राशि अमाउंट भी मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। तो इस तरह से लेबर के वेलफेयर के लिए की जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो लार्ज स्केल पर है तो उसका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी होता है, जिससे टॉप लेवल इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हर एक ब्रांच को कंट्रोल कर सके, हर एक शाखा को सुचारू रूप से चला सके। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इसी के लिए वो चेन बनाते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि चेन एक दूसरे की कड़ी से जुड़ा हुआ रहता है, सिमिलरली वेल डिफाइंड चेन से एक ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ा रहता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का छोटा फर्म हो या बड़ा फर्म हो। लोग एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, जिससे एक बॉन्डिंग बना रहता है यूनिटी का, काम करने के डिसिप्लिन का, और ऑर्गेनाइजेशन लोएस्ट से हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव करता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, जो फंक्शंस है जो अवेलेबिलिटी और मटेरियल्स के अनुसार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से अलॉट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, स्मूथ वर्क करने के लिए, स्मूथ प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है, यानी पीपल को सेम लेवल पर सेम वर्क के लिए सेम सैलरी दी जाती है। ऐसा नहीं कि उस लेवल पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 की सैलरी अलग है, ऐसी नहीं होती है। 10 का रिम्यूनरेशन, 10 का जो पार्टिसिपेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, सो दैट किसी में किसी प्रकार का इम्पार्शियलिटी ना आए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके से एक और पॉइंट है, उस पर ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जो भी वर्क होता है, वर्क रिलेटेड मेथड्स होते हैं, उसी मेथड्स के अनुसार जो डायरेक्ट किया गया है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को फुलफिल किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी की भी ज़रूरत होती है। अगर कोई लेबर या वर्कर अपने एफिशिएंसी को शो करना चाहता है तो उन्हें भी चांस दिया जाता है कि आप अपनी एफिशिएंसी शो कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। द लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प, दैट मीन्स एफर्ट शुड बी मेड बाय द मैनेजर्स टू इंक्लूड द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक मैनेजर, अच्छे मैनेजर का ये कर्तव्य होता है कि वो एक साथ मिलकर चले और आपसी अंडरस्टैंडिंग को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में सामंजस्य बनाते रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में, एक पूरे फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में यानी संस्था में एक अच्छा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके। ये एक अच्छे मैनेजर की पहचान होती है। ओवरऑल फेयोल्स ने अपने प्रिंसिपल पे वर्क ऑर्डर, मैन पावर पर ही विशेष रूप से बल दिया है, फोर्स किया है। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। हियर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय टेलर। इसलिए इनको टेलर्स का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो बेसिकली मैन पावर पर नहीं, साइंटिफिक यानी आर्टिफिशियल मशीन पावर पर डिपेंड करता है। इसमें दिस इज, देखिए, शी द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल बाय थंब, दैट मीन्स ये ज़्यादातर साइंस के रूल को यानी टेक्निकल ग्रोथ को वैल्यू देता है। इसके लिए द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड ये सजेस्ट करता है कि वर्कर्स के मैनेजमेंट को एक हार्मनी, एक सामंजस्य से चलाना चाहिए, कोऑर्डिनेट होकर चलाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, इसमें किसी इंडिविजुअल का अकेला नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए इंडिविजुअल ग्रोथ को नहीं बल्कि कोऑपरेटिव ग्रोथ को ज़्यादा बल देना चाहिए। तब जाकर हायर प्रोडक्टिविटी यानी उच्चतम उत्पादन की जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है। एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन को संभाल नहीं सकता, एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ रेट तक नहीं ले जा सकता है। इसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और इसमें मैक्सिमम जो है प्लानिंग, फंक्शंस, ऑपरेशंस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं काम करते हुए उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, अगर हो जाती है तो उनको प्रॉपर चिकित्सा की सुविधा दी जा सके, उनके फैमिली और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, उनके एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। इस तरह से एक फर्म अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है।
द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, और हमेशा टेक्निकल कि इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी स्केल को कैसे हाई करें, इसीलिए वो साइंटिफिक और टेक्निकल ग्रोथ रेट पे ज़्यादा ध्यान देता है कि मशीनरी हेल्प से कम समय में कम वर्क मैन पावर के हेल्प से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके और क्वालिटी को मेंटेन कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सेक्शन ट्रेनिंग, इसके लिए वो अपने लेबर्स अपने एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग देता है, बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें 1 महीने के या 2 महीने के या 10 दिन के या 15 दिन की कुछ ट्रेनिंग दे दी जाती है, ताकि वो वर्कर उस नए टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर ले और उससे अवेयर होने के बाद उस पर आराम से वर्क कर सके, कंफर्टेबली वर्क कर सके। दैट मीन्स टेक्निकली ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए समटाइम्स एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो टेलर्स ने दिया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ क्लोज ऑफ कोऑपरेशंस एंड वर्कर्स, और हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशंस भी होने चाहिए। मीन्स उनके वेजेस, उनकी जो हायर प्रोडक्टिविटी है, ये एक कॉपरेशन के तौर पे होना चाहिए, कभी किसी के साथ इम्पार्शियल जजमेंट नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, और सबको उनका जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो रिस्पॉन्सिबल और ऑथराइज्ड होना चाहिए, जैसा कि फेवल्स ने भी बताया। वो टेलर ने भी कहा कि जो एम्प्लॉय जिस काम में स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है, या जिससे उसकी एफिशिएंसी शो, जो अपने जिस काम में वो अपनी एफिशिएंसी को शो कर सकता है, उस वर्कर को उसी का काम देना चाहिए, जिससे प्रोडक्टिविटी स्केल पे कभी किसी प्रकार की कमी ना हो। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स, जो साइंटिफिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर देता है, टेक्निकल ग्रोथ रेट पे जोर देता है, वेयर एज फेवल्स जो है वो ओल्ड टेक्निक है, वो ज़्यादातर मैन पावर पे जोर देता है और वर्क ऑफ हार्ड वर्क पे जोर देता है, टाइम वर्क पे जोर देता है। वेयर एज साइंटिफिक मैनेजमेंट इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम को सेव करता है और टेक्निकल ग्रोथ रेट पे ज़्यादा जोर देता है। तो आपको स्टूडेंट्स कभी क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस बिटवीन करके आ सकता है और कभी दोनों के फीचर्स इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको समझ लीजिए। फैटिग स्टडी, मैथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फैटिग स्टडी क्या है? इट रेफर्स टू द डिटरमाइन ऑफ अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्वायर्ड वर्क। मीन्स किस एक वर्कर को वर्क ऑर्डर पूरा करते समय, अपने वर्क के रिज्यूम को फुलफिल करते समय उसकी पोटेंशियलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वर्कर से इतना ज़्यादा काम ना करवाएं कि वो थक जाए। हो सकता है कि कोई वर्कर 12 घंटे काम कर चुका है, उसे फिर 18 घंटे करवाएं, फिर 24 घंटे करवाएं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो वर्कर है वो थक जाएगा, एम्प्लॉय थक जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी स्किल डाउन हो सकती है, कल को कुछ उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि फैटिग स्टडी होनी चाहिए। मीन्स वो कंफर्टेबली काम कर सके और अपनी एफिशिएंसी के अनुसार वर्क को फुलफिल कर सके, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉन एज फैटिग स्टडी। मैथड स्टडी, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि काम कर रहे हैं, कभी कभी मैथड्स पे भी जोर देना जरूरी होता है, क्योंकि मैथड्स ये बताता है कि किस मैथड से काम करके हम कम समय में अधिक प्रोडक्शन कर सकें और क्वालिटी को मैनेज कर सकें। तो अगर हम सही मेथड से काम करेंगे तो विदाउट एनी हिंड्रेंस की, बिना किसी बाधा का, हम कम समय पे अत्यधिक उत्पादन, यानी अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है या उसका जो लक्ष्य है, उसको पूरा कर सकते हैं। दैट इज मैथड स्टडी। टाइम स्टडी वही द सेम पॉइंट है, टाइम भी है कि अगर हम पुराने मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं बिना किसी इनोवेशन का, तो हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, मैन पावर भी ज़्यादा लग सकता है, समय का नुकसान, पैसा का नुकसान और मैन पावर का नुकसान। अगर हम उसको इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल ग्रोथ के साथ काम करेंगे, जिससे हम समय भी बचा सकें, क्वालिटी को मैनेज कर सकें और प्रोडक्टिविटी स्किल को हाई कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्टडी। मोशन स्टडी, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि हमारा जो काम करने का प्रोसेस है, जो एनालाइजेशन है, जो मूवमेंट हो रहा वर्कर का, वो कैसा है, क्या वो पूरी तरह से मशीन डिपेंडेबल है या मैन पावर पे डिपेंडेबल है, या फिर कोई काम करने के दौरान अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वर्कर किसी अदर काम में तो बिजी नहीं है जिस कारण से प्रोडक्टिविटी स्किल स्लो हो गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि मोशन कैसा है, वर्कर्स और मशीन दोनों अच्छे से मतलब एक इक्विवेलेंट होकर काम कर रहे हैं नहीं, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि कोई मशीन में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वर्कर स्लो हो गया हो सकता है मशीन ओके हो बट वर्कर काम करने में स्लो हो रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं मोशन स्टडी, ताकि मोशंस का मशीनरी वर्क और मैन पावर दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
So these are the important term and facts of fuels as well as tailors. Now I hope you understood all these points and you can write the correct answer using these points, either short questions or long questions. Thanks for watching, student.